नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष साइंस यूट्यूब चैनल में। आज का जो मेरा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा भी है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विश्व भूगोल के साथ में मध्यकालीन इतिहास, दोनों टॉपिक को एक साथ कंबाइन करके बनाया गया है। विश्व भूगोल के जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी स्तरीय हैं और इसको एक कह सकते हैं एक लेवल बढ़ा दिया गया और काफ़ी उनको करने के लिए आपको थोड़ी मशक्क़त तो करनी ज़रूर पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। कल मैंने जो टेस्ट लिया था जिसमें था मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मैंने इंडियन ज्योग्राफी लिया, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 था। उसमें मैंने बताया था निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा करता है। तो मैंने उसमें 2 और 3 बता दिया था, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो, इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी 3 राज्यों से 3 देशों से सीमा बनाता है, सिक्किम भी है और अरुणाचल भी है। तो इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक आइए उसको शुरू किया जाए। जो आज का टॉपिक है विश्व भूगोल के साथ मध्यकालीन इतिहास। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। शुरुआत में कुछ हिस्ट्री के प्रश्न है, बीच बीच में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिक्सचर आते रहेंगे। तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। सैयद वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? आपको बताना है सैयद वंश के शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन है मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। आप बताइए कौन सही कौन गलत है। तो आइए इसका उत्तर हम देते हैं आपको। तो सबसे पहले अगर जब सैयद वंश के शासकों में देखेंगे तो सबसे पहले आता है मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह। मतलब 2 1 3 इसका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन पहले का डी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। दीवाने मुस्तखराज किसके शासनकाल से संबंधित है? तो दीवाने मुस्तखराज किसके शासनकाल से संबंधित बताइए आप लोग। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने मुस्तखराज जो था राजस्व विभाग था अलाउद्दीन खिलजी के काल में, तो उसका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए बीजापुर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये देखते हैं बीजापुर की स्थापना की जो बात करेंगे तो 1489 और 90 के आसपास की गई थी, 89 90। तो इसका जो सभी दिए गए ऑप्शन में 84 दिया हुआ है, 89 दिया हुआ है, 94 दिया हुआ है, 97 दिया हुआ है। इनमें अगर जो आप देखेंगे तुलना करेंगे तो सबसे जो सही आंसर हो जाएगा 1489 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो बी सही हो जाएगा, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है महमूद बेगड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? महमूद बेगड़ा का संबंध बताइए। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा इसका गुजरात। महमूद बेगड़ा जो था गुजरात का शासक था। आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं महमूद बेगड़ा के बारे में, कह सकते हैं जो गुजरात है, जब गुजरात के शासकों का नाम आता है तो उसमें से देखेंगे तो महमूद बेगड़ा का नाम काफ़ी आगे आता है। तो याद रखिएगा महमूद बेगड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो 2 तथ्य दिए गए, तथ्यों को पढ़िए और उसके नीचे फिर कूट के आधार पर दिए गए, उनके कूटों के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला जो तथ्य दिया गया उसको देखते हैं। सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। फिर दूसरा है नक्शबंदी संप्रदाय के संत संगीत के विरोधी थे। तो ये इसका उत्तर देते हैं सरफुद्दीन मनेरी फिरदौसी संप्रदाय से, फिरदौसिया संप्रदाय संबंधित सही है। और दूसरा है नक्शबंदी संप्रदाय के संत संगीत के विरोधी थे। दोनों सही हैं, दोनों तथ्य सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में कौन हुमायूं का भाई नहीं था? आपको बताना है कौन सा हुमायूं का भाई नहीं था। ऑप्शन दिए गए, आप बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 निम्न में कौन हुमायूं का भाई नहीं था? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा मुअज्जम से हो जाएगा, क्योंकि बाकी कामरान, अस्करी, हिंदाल ये तो सब हुमायूं के भाई थे, मतलब बाबर के पुत्र थे। लेकिन जो मुअज्जम दिया हुआ है, मुअज्जम जो था वो औरंगजेब का पुत्र था। मुअज्जम आजम काम बख्श तो औरंगजेब का था, हुमायूं का भाई नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जल्दी आपके सामने एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि डिफ़ाल्टर कौन होते हैं। आखिर जो आपके सामने कई
आप न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी देखते हैं, जिसमें बात की जाती है डिफ़ाल्टर है, जिनका कौन डिफ़ाल्टर है, आखिर विलफुल डिफ़ाल्टर कौन था, बट्टा खाता क्या होता है, इकोनॉमिक के टर्मों को मैं आपको समझाऊंगा और जो भी पढ़ते हैं उनको आपके सामने रखूंगा कि लेयर वाइज की कौन कौन से क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। तो जल्द से जल्द वो वीडियो बनाई जाएगी और आपके सामने मैं ले करके आऊँगा कि आखिर डिफ़ाल्टर है कौन, कौन दिवालिया हो जाता है, उसके बारे में देखेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर इसके ऊपर कानून क्या है, उनके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे कि डिफ़ाल्टर अगर जो कोई हो जाता है तो उसका जो पैसा बकाया होता है तो क्या पूरा पैसा एनपीए बन जाता है या फिर उसके पीछे सरकार उसकी वसूली करती है तो कितना कर पाती है, उसकी तुलना हम आपको बताएंगे। तो पूरी डिटेल से आपको डिफ़ाल्टर के बारे में जल्दी 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा मैं डिफ़ाल्टर के ऊपर, वो जल्दी वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आप लोग जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से। जो लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स शुरू की जाए तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक आम तौर पे आपको जानना भी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है और चीज़ें हो कैसे नहीं, और जो बातें आती हैं, टर्म जो आपके सामने रखे जाते हैं, बट्टा खाता वगैरह, विलफुल डिफ़ाल्टर की बात की जाती है, तो आखिर ये टर्म होते क्या हैं, इनका क्या इकोनॉमिक्स के टर्म में इनको कैसे आप समझ सकते हैं, इनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दिवालिया जल्द ही आपके सामने वीडियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न युद्धों का सही कालानुक्रम क्या होगा, आपको बताना है। देवराई, सामूगढ़ और खजुआ का युद्ध दिया गया, बताइए कौन से इनका क्रम क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है देखेंगे तो इसका जो उत्तर जो सही हो जाएगा वो सामूगढ़ पहले हुआ, फिर देवराई, फिर खजुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो डी सही है, 2, 1, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना। पहला है, आगे ज्योग्राफी का प्रश्न, थोड़ा 2-3 प्रश्न ज्योग्राफी के तो आएंगे ही, तो आपको बताना है, प्रश्नों को आप लहजे को समझिए। आसान जो थे वो मिडवल हिस्ट्री के भी नहीं थे और आसान ज्योग्राफी के भी नहीं रहेंगे, आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूएसए के दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, पहला तथ्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला तथ्य दिया गया आपको बताना है कौन सही कौन गलत है। यूएसए के दक्षिण पूर्व में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। फिर दूसरा, यूएसए के प्रेरी क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है कौन सही कौन गलत, बताइए आप लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। यूएसए के दक्षिण पूर्व में जो आप लिखा हुआ है कि भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो दक्षिण और पूर्व की तरफ आएंगे उस तरफ तो फ्लोरिडा वगैरह है, दलदली क्षेत्र है, एवरग्लेड्स वगैरह, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भूमध्य सागरीय जलवायु तो है नहीं, वहाँ पे तो चाइना टाइप क्लाइमेट है ना। फिर अगर जब दक्षिण पूर्व की तरफ मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर आएंगे तब हमें कैलिफोर्निया दिखता है, और इस जहाँ पर आप जान रहे सेंट जुआल्फिन घाटी जो है, और ये सब क्या है कि ये सब जाने जाते हैं किसके लिए, खट्टे फलों के लिए जाने जाते हैं। तो सीधी बात है कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला तथ्य है तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम दिया है, दक्षिण पूर्व दिया है, इसकी जो दक्षिण पश्चिम होता तब तो सही हो जाता। तो पहला तथ्य क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, यूएसए का प्रेरी क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही बात है, क्योंकि आप देखेंगे नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, जो मध्यवर्ती बेल्ट है पूरी, जो वो गेहूं की खेती के लिए जानी जाती है। प्रेरी के जो घास के मतलब वहाँ पे खेती खूब की जाती है गेहूं की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, मतलब केवल 2। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। और एक तरफ दिया हुआ यूएसए के औद्योगिक क्षेत्र, दूसरी तरफ दिया हुआ उद्योग, मतलब कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो एक तरफ जैसे लिखा हुआ है सलेम के सामने जलयान निर्माण, लॉस एंजल्स फिल्म उद्योग, बाल्टीमोर स्टील उद्योग, ह्यूस्टन जो है वो पेट्रोकेमिकल लिखा हुआ, बताइए कौन सही कौन गलत है। तो इसका जो उत्तर हम देखेंगे तो सलेम जो जलयान निर्माण लिखा हुआ है ये गलत है। सलेम जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जलयान निर्माण नहीं होता है। दरअसल हम लोग पढ़ते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो शहर है, कुछ भी है, वो किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, तो क्या वहाँ पर सिर्फ उसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ऐसा नहीं होता है। दरअसल वहाँ की कुल जीडीपी में उसका योगदान थोड़ा ज़्यादा रहता है टोटल जीडीपी में, इसलिए उस उद्योग के लिए उस शहर का नाम बता दिया जाता है। इसलिए उसकी तुलना में देखेंगे तो सलेम जलयान निर्माण के लिए नहीं जाना जाता, ये जो जाना जाता है वो जाना जाता है फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो सलेम जो है फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है, जलयान निर्माण यहाँ पर फिलहाल होता भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ए सही हो जाएगा। देखिए आप लोग भागिएगा नहीं कि विश्व भूगोल के प्रश्न टफ आ गए तो आप चले गए, तो आप लोग देखते जाइए, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ में बनाया गया है, तो आप लोग देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है, शहर और झील है, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो शहर झील दी हुई है, एक तरफ शहर है, आपको बताइए कौन सम्मिलित नहीं है।
तो ये उसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो डी है वो गलत है, क्योंकि जो क्लीवलैंड है, क्लीवलैंड जो दिया हुआ है उसके सामने ओंटारियो लिखा हुआ है, गलत है, क्योंकि वो भी इरी के किनारे ही है। आप जान रहे हैं कि 5 ग्रेट लेक्स झीलें हैं, कौन कौन सी हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले पड़ेगी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद ह्यूरन, ह्यूरन के नीचे मिशिगन, मिशिगन के बाद इरी, इरी के बाद ओंटारियो। इतनी झीलें हैं जिसमें से मिशिगन से भी यूएसए में, बाकी सब यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं। तो इन्हीं पर आप देखेंगे तो क्रम आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी झीलों के किनारे शहर बसे हुए हैं। परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिकागो किस नदी के, किस झील के किनारे स्थित है, या पूछ लिया जाएगा बाल्टीमोर किस नदी के, किस झील के किनारे स्थित है। इस तरीके से बफेलो पूछ लिया जाएगा, या मान लीजिए आपसे अन्य अन्य तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। डुलुथ पूछ लिया जाएगा, या शिकागो पूछ लिया जाएगा, डेट्रॉइट पूछ लिया जाएगा। तो आप इनको याद रखिए। जब मैंने उत्तर अमेरिका की जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने यूएसए के वीडियो में आपको मैंने बताया था कि किस झील के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है। उन झीलों को मिलाने के लिए बैलेंड नहर बनाई गई, कहाँ सेंट क्लेयर झील है, कहाँ डेट्रॉइट, कहाँ सेंट क्लेयर नदी बनाई गई है, कहाँ पर डेट्रॉइट नदी है, कहाँ पर बैलेंड नहर बनाई गई है, कहाँ पर सू नहर है। और इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, और इन सबकी आप देखेंगे विस्तृत रूप से आप किसकी जानकारी आपको उत्तर अमेरिका के वीडियो में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। मैकेंजी नदी का उद्गम किस झील से होता है, आपको बताना है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। तो मैकेंजी नदी आप बता दूं मैं, कनाडा में स्थित है ये नदी मैकेंजी, और ये निकलती है ग्रेट स्लेव झील से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही है, ग्रेट स्लेव। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। आप बताइए कौन सा कथन सही है। तो पेंटेनॉल जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, विश्व के सबसे बड़े आर्द्रभूमियों में से एक है। दूसरा है पोपो झील, बोलिविया में स्थित है। तो इसका उत्तर दिया पेंटेनॉल सही है कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेंटेनॉल आप देखेंगे तो ब्राजील, बोलिविया, इन सब देशों की सीमाओं के आसपास विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि वेटलैंड में से एक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एनाकोंडा, केमन और पिराना जैसे जीव मछलियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पूरा दलदली एरिया है, और जो कह सकते हैं जो थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के दीवाने हैं वो इन जगहों पर जाना पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये जो क्षेत्र है ये ब्राज़ील और बोलिविया के आसपास के क्षेत्रों में पड़ता है, और पूपो झील बोलिविया में स्थित है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1 और 2। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है। इटाइपू बांध पराना नदी पर स्थित है। फिर इसका जो दूसरा तथ्य है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य न्यूनतम दूरी ब्राज़ील और सेनेगल के मध्य है। तो इसका उत्तर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इटाइपू बांध पराना नदी पर, और दक्षिण अमेरिका और चिली, मतलब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के मध्य की जो न्यूनतम दूरी वो सेनेगल और ब्राज़ील के बीच में देखने को मिलेगी। आप मैप देखेंगे वर्ल्ड का तो आपको उसमें भी आपको पता चल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्न में कौन कथन सही है। रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का वित्तीय केंद्र है। दूसरा है मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आप बताइए कौन सही कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, रियो दी जेनेरियो ब्राज़ील का वित्तीय केंद्र है, सही है। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, सही है। मतलब कि 14 का भी सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को पढ़ेंगे, टाइम आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए, निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। उर्मिया झील इराक की मीठे पानी की झील है। दूसरा है अरल झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। तो इसका उत्तर दीजिए। बता दूं, उर्मिया झील इराक में नहीं है, ईरान में स्थित है। पहला तथ्य गलत है। अरल झील कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में सही है। करल झील में पानी पीता है काऊ, काऊ से का से कजाकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान, याद कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन 15 का भी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आएंगे। निम्न में कौन सा कथन सही आपको बताना है। नोवाया जमेलिया द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है। दूसरा है चुक्की सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो इसका उत्तर नोया जमेलिया द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है, ये सही है। नोया जमेलिया आप देखेंगे तो यूराल पर्वत का एक्सटेंशन है। जैसे आप देखेंगे तो जो अंडमान निकोबार हिमालय का है, तो उसी तरीके से ये भी है। नोया जमेलिया आर्कटिक महासागर में स्थित है, सही है। और चुक्की सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, गलत है, क्योंकि आर्कटिक महासागर का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा, केवल 1। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इक्ता एक अरबी शब्द है। फिर दूसरा है इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी।
तो इसमें हम देखेंगे एकता का अरबी एक शब्द है, ये सही है, एकता अरबी शब्द है। और एकता की प्रणाली जो शुरू की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। इसमें वेतन के बदले में क्या दिया जाता था, काम के बदले में ज़मीन दे दी जाती है, अब इख्तियार बना दिया जाता है। आप वहाँ से क्या कीजिए, उससे आय वगैरह से अपना जीविकोपार्जन कीजिए। आपकी सैलरी वही क्या एकता दे दी जाती है, इख्तियार बना दिया, ज़मीन दे दी जाती थी। मान लीजिए किसी को सैलरी के बदले कोई भूखंड दे दिया गया और आप मान लीजिए कोई गाँव दे दिया गया, तो आप वहाँ से क्या कीजिए, उसी की लगान वगैरह से अपनी आमदनी वगैरह जुटाइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी किसके समकालीन थे? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में किस सुल्तान ने अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ विकसित हो सके? इसका उत्तर दिया जाए, इसका उत्तर जो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक सही है। 19 का बी ऑप्शन सही है। फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 20 कह रहा है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, मतलब क्या समानताएं थी? तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर सी है, संसार दुखपूर्ण है, यही दोनों समानताएं थी। 19 का सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आएंगे, नुनाटक हिमानीकृत आकृतियां हैं। फिर दूसरा, लैपिज नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। कौन सही कौन गलत बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हम देखेंगे तो नुनाटक हिमानीकृत आकृतियां सही है, और जो लैपिज नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां गलत है, क्योंकि लैपिज जो है वो किससे बनती हैं? लैपिज को आप देखेंगे तो भूमिगत जल से बनती हैं। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 21 का है वो ए का मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन सही, दूसरा गलत है। ये आप देखिएगा, मैंने भूमध सागरीय अंतर्जात और बहिर्जात बलों के अंतर्गत आप देखिएगा भूमध मतलब जो सागरों से निर्मित आकृतियाँ, पवनों से, नदियों के जल से और हिमानीकृत आकृतियों के बारे में मैंने आपको बताया, आप जाके वो वीडियो देखें। उसमें मैंने लैपिज हो गया, नुनाटक हो गया। नुनाटक मतलब कि जैसे किसी हिमानीकृत क्षेत्र में जब वहाँ पर छोटे छोटे भूखंड आपको ऐसे कोई उठी चट्टानें जब आपको दिखती तो उनको नुनाटक बोल देते हैं, जैसे इंसलबर्ग होता है, तो उसी तरीके से वो भी दिखता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में कौन सा भवन आगरा में है? कूट के आधार पर बताइए, पहला दूसरा, दूसरा पहला दूसरा तीसरा, कैसा है? आप लोग कूट के आधार पर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन शाहबुर्ज, शीश महल और नौलखा महल दिया हुआ है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 22 का सी सही है। शाहबुर्ज और शीश महल ये दोनों आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में कौन सही आपको फिर बताना है, बताइए। आपके सामने मनुची का यात्रा विवरण हिस्टोरियो दी मोगोर है। दूसरा, इस पुस्तक को 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हो जाएगा, मनुची का यात्रा हिस्टोरियो दी मोगोर है, सही है। दूसरा वाला भी सही है, 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण। नंबर 23 का सी सही है, 1 और 2 दोनों। फिर हम जैसे जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आप भी उसी तरीके से उसी क्रम में आप भी उत्तर देते जाइए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और इनको नोट कर लीजिए। मैं दरअसल इस तरीके से आपको फैक्ट वाइज 1 2 करके इसलिए प्रश्न देता हूँ, क्योंकि ऐसा देने का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि इस तरीके से अगर जो देंगे तो एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न सही हो जाते, मतलब 2 तथ्य आपको मिल सकते हैं। मैं को संख्या में तो प्रश्नों की संख्या 50 है, लेकिन अगर जो मैं एक वन लाइनर प्रश्न बनाता तो इन्हीं को आप 50 आराम से कर सकते थे। मैं बोल देता कि हिस्टोरियो दी मोगोर किसका यात्रा वृतांत है, या मतलब किसने लिखा है, किसका यात्रा विवरण है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन दे देता मनुची। एक प्रश्न आपका ये मिल जाता। दूसरा, इस पुस्तक को 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण कहते हैं। मैं आपसे पूछ लेता कि 17वीं शताब्दी के भारत के दर्पण के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिस्टोरियो दी मोगोर वगैरह इसी तरीके से ऑप्शन देते हो। एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपको मिल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाइए और जो तथ्य गलत हो रहे हैं उनको नोट कर लीजिए। मैं जानता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न आपको इसमें से कुछ टफ लग रहे होंगे, और थोड़ा सा मैंने इसमें स्विच किया है कि थोड़ा सा प्रश्नों को लहजे को चेंज किया जाए, क्योंकि वही फैक्ट्स अब थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है और प्रश्नों के एक लेवल आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कल का जो आपका टेस्ट होने वाला है वो एग्रीकल्चर होगा,
एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगी। कृषि के साथ जो टेस्ट होगा वो होगा कृषि के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपका कल का कॉम्बिनेशन कृषि के साथ मॉडर्न हिस्ट्री है। इन दोनों को आप देखिएगा, सिर्फ सेपरेट नहीं बनाया, दोनों को आपस में मिला के बनाया। आगे कृषि का सेपरेट बना दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो कृषि का एक सेपरेट वीडियो नहीं है, मतलब उसके साथ में कॉम्बिनेशन है वीडियो का कृषि के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का। तो आप लोग कल सुबह 11 बजे उपस्थित हो जाएगा। कल वीडियो नहीं आएगी 11 बजे। तो फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 22 तक हम 23 पढ़ चुके हैं, 24 की तरफ आते हैं। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है खान, दूसरी तरफ लिखा हुआ है उन खानों से कौन से खनिज निकलते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सम्मिलित नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सार क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वो जर्मनी का जो क्षेत्र है सार, वो लिखा हुआ है लौह, जबकि ऐसा नहीं। सार क्षेत्र जो है वो कोयले के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। सार क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? सार क्षेत्र जाना जाता है कोयले के लिए। जर्मनी में स्थित है सार क्षेत्र, आप काफ़ी फेमस है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 हम पढ़ चुके हैं। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाह रहा था, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी आज प्रश्न पढ़ा है। उसी क्रम में आप भी उसी तरीके से उत्तर भी देते रहिए। जितने लोग उत्तर देते हैं मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। बाकी आप लोग टोटल हमें काउंट करके अंत में जरूर बताया कीजिए कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए। बाकी आइए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं और आपको इस टेस्ट से मुक्ति देते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो जैसे पहला उसमें जो तथ्य दिया गया है, गुआंगझाऊ पर्ल नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है कि टिन के उत्पादन में चीन दूसरे स्थान पर है। आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट, फिर मैं इसका उत्तर देता हूं आपको। खैर आइए मैं उत्तर इसका आपको देता हूं। आप लोग जितने लोग उत्तर दे रहे हैं ठीक है, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं उनको मैं उत्तर दूं तो फिर आप बाद में भी उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है गुआंगझाऊ पर्ल नदी के किनारे स्थित है। भाई सही है, पर्ल नदी के किनारे स्थित है गुआंगझाऊ। गुआंगझाऊ बता दूं किसके लिए फेमस है? जब आप लोग हम लोग दिवाली वगैरह जब आती है तो जो चाइनीज़ लाइटें नहीं देखते हैं वही ले जाना जाता है। लाइटिंग इंडस्ट्री यहाँ पे खूब फलती फूलती है। जो ये गुआंगझाऊ है, चाइनीज़ लाइटें यहाँ पे खूब बनाई जाती हैं और वहाँ दिवाली वगैरह में लोग यूज भी करते हैं। तो ये गुआंगझाऊ लाइटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और पर्ल नदी के किनारे ये स्थित भी है। दूसरा है टिन के उत्पादन में चीन दूसरे स्थान पर है। गलत है। टिन के उत्पादन में हम देखेंगे तो चाइना पहले नंबर पर, दूसरे पे नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा, सिर्फ एक। तो मतलब 1 वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बस खत्म हुआ, मतलब अब आज का टेस्ट यहीं खत्म हुआ। मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। एग्रीकल्चर के साथ में जो वीडियो आएगी वो होगी मॉडर्न हिस्ट्री। एग्रीकल्चर पर मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। जो कीटनाशक वगैरह जो दवाइयाँ वगैरह हैं और जो मतलब पौधों में जैसे जो कड़वाहट के कारण और किस वजह से कड़वा होता है, किस वजह से रंग होता है, जो वर्णक वगैरह हैं उनके बारे में आप देख लीजिएगा। बीमारियों के वगैरह भी देख लीजिए। पौधों में कौन कौन से रोग वगैरह हो जाते हैं, पनामा रोग हो चाहे वो कीट रोग हो, तो इन सब रोगों को अभी आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपको इससे मिलेंगे। बाकी जो किसी पौधों में जो संबंधित कीट होते हैं उसके बारे में भी आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कि मान लीजिए जैसे कि किस मतलब जैसे गुलाबी कीट कपास समझिए, तो गुलाबी कीट कपास है, तो इस तरीके से अभी आपको प्रश्न सुमेलित करने के लिए भी आपको प्रश्न मिल सकते हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग फोकस कर लीजिएगा 1857 के विद्रोह के आसपास, या मुख्य रूप से थोड़ा कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, इनके बारे में भी फोकस कीजिएगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के मैं 3 टेस्ट आपको पहले से दे चुका हूँ, तो आप लोग वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का मैं कोई सेपरेट आपको नहीं बताने वाला कि कहाँ से प्रश्न आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी, कहीं से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने आपको एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक बता दिए हैं, उनसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वो प्रश्न आप गलत मत कीजिए, आज पढ़ लीजिएगा। अभी 11:30 के आसपास बज रहे हैं, बाकी आपके पास पूरा दिन टाइम है, आप आराम से पढ़िए। कल सुबह 11 बजे टेस्ट आएगी ना, तब तक आप अपना पढ़िए। तो मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। आज की वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए पुनः पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ जो लोग देखते हैं वो भी लाइक जल्दी करते नहीं, लेकिन कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।